नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को राहत मिल चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को हरी झंडी दिखा चुके हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रही है, मगर अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। दरअसल कांग्रेस कश्मीर रीजन में कम से कम दर्जन भर सीटें चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर उसे इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं है। 50-50 का फॉर्मूला उसे कतई मंजूर नहीं है। हालांकि गठबंधन दोनों ही दलों की जरूरत है और इसीलिए इस पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टियों की तैयारी क्या है, किन मुद्दों में सियासत गरमा सकती है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, वादी में चुनाव 370 पर तनाव। राज्य का दर्जा बनाम विकास। चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग। एनसी का पहले इनकार। अब कांग्रेस के साथ करार। कांग्रेस को आजाद का इंतजार। तीन 370 पर मचेगा घमासान। बीजेपी की जीत का प्लान। तो धारा 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है और हर पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। बात कांग्रेस की करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से कांग्रेस सत्ता के आसपास भी नहीं रही, उसका कोई निश्चित वोट बैंक भी नहीं रह गया, लिहाजा उसके लिए गठबंधन जरूरी है, मजबूरी भी है। मगर इस बार इतनी मजबूर कांग्रेस नजर नहीं आती और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। कश्मीर रीजन में सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर रीजन में अपना अलग प्रभाव है और वो इसे कांग्रेस के हिस्से में डालकर अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया जा चुका है, मगर इसको लेकर अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। विधानसभा के चुनाव के आते ही जम्मू में, कश्मीर में सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में बढ़ गई हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक जितने भी नेता हैं उनके लगातार दल बदलने की जो नीति है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, जिसको देखते हुए कांग्रेस का 2 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर में ये साबित करता है वो किसी भी तरह से बीजेपी को हराना चाहती है, इसीलिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। इसी के चलते कांग्रेस ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया है, जिसको चलते अब सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा जारी है और लग रहा है पेच यहीं पर आकर फंसेगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर ना ही कांग्रेस और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सहमत हो रहे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले लोकसभा के चुनावों को देख रही है, जहां पर कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ा था और जम्मू की 2 सीटों पर कांग्रेस को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी सहायता की थी। उसके बावजूद भी जम्मू की जो सीटें थी वो भाजपा के खाते में गई। इसको देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और वो चाहती है कि इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पर लड़े और कांग्रेस को कम सीटें दी जाए। सीटों पर फंस गया पेच। जम्मू कश्मीर में अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतकर सरकार बनाने का दावा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए। चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन करने पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन इसमें सीटों को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आते आते कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हो गए थे। कांग्रेस को जम्मू में दोनों सीटों पर इन दलों का समर्थन मिला था। इसके बावजूद कांग्रेस का हाथ खाली ही रहा। कांग्रेस ने इसके बदले कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को कम से कम सीटों पर समेटने के मूड में है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस बराबरी के लेवल पर सीटों का दावा कर रही है। मतलब यह है कि कांग्रेस 50% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एनसी उसे 20 से 25 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने घाटी में उन सीटों की मांग की है जहां से वे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इसके लिए राजी नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कहते हुए पीछे हट रहे हैं कि पार्टी इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जमीनी काम की वजह से काफी आगे निकल गई है। यही नहीं, एनसी उन सीटों को छोड़ने का भी विरोध कर रही है जहां उसे लगता है कि कांग्रेस की जीत की उम्मीदें ज्यादा नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों की मांग कर रही है उनमें श्रीनगर जिले की 8 में से 5 सीटें शामिल हैं। इसमें वह हजरत बल सीट भी शामिल है, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। कांग्रेस जिस सीटों पर लड़ना चाहती है उसमें पुलवामा और अनंतनाग भी शामिल है। उसे भी देने के पक्ष में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दिख रही है। इनमें से कुछ सीटें जैसे कि डूरू, शांगस और राजपुरा जो कभी कश्मीर घाटी में आती हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन को लेकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ श्रीनगर में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने और पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को निर्दोषों के खून से रंगा था। इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था। आज वहां शांति है। कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्नोबॉल खेलते हैं, कभी वहां आइसक्रीम खाते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि पहले भी वो आतंकवादियों को महामंडित करते रहे, आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहे। यासीन मलिक जैसे हत्यारों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता था और प्लेन में क्या क्या भेजा जाता था वो जाने। उन्हें महामंडित किया जाता था। आज वो जेल में है। आप उसे महामंडित करते थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो शूट कराते थे। आपका आतंकवाद पर स्टैंड क्या है, जनता जानना चाहती है। अलायंस में एक दूसरे पार्टनर का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का पहला अलायंस नहीं है। शेख इंदिरा अकॉर्ड भी यहाँ हुआ है, रजीव फारूक अकॉर्ड भी हुआ है और मुझे लगता है ये अकॉर्ड भी उसी तरह सक्सेसफुल होगा जिस तरह इनके पुराने अकॉर्ड्स रहे हैं। उनकी फैमिली बाउंडिंग भी आपस में है, तो मुझे लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे अलायंस को आगे बढ़ाने में। और सीट शेयरिंग भी छोटे मोटे मुद्दों पे है, वो भी क्लैरिटी से क्लियर हो जाएंगे और ये आगे अच्छी तरह अलायंस पे सीट शेयरिंग करेंगे। गठबंधन के आगे बहुत सी चुनौतियां हैं। पहली बार मैंने देखा जम्मू कश्मीर में अपने 35-40 साल के कैरियर में कि मैनिफेस्टो में लोगों के हितों की बातों को इंक्लूड किया गया है। कहीं ऑटोनॉमी, कहीं सेल्फ रूल, कहीं ग्रेटर ऑटोनॉमी का जिक्र नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो पुराने नैरेटिव्स को छोड़ के एक नए नैरेटिव्स को, पानी बिजली की बात कर रहे हैं कि ये मुफ्त देंगे जैसे हरियाणा में, पंजाब में है, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है इन सियासतदानों के दिमागों से भी अब ठीक हो गई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की चुनौती अपनी जगह बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के पास फिलहाल अपना कोई लोकप्रिय चेहरा तक नहीं है, लिहाजा वो पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद की घर वापसी कराने की तैयारियों में है और इसके लिए बकायदा पार्टी गुलाम नबी आजाद की नाराजगी को दूर करने में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर दौरे से इसको लेकर सियासी अटकलें बहुत तेज हो गई। हालांकि गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने इन खबरों पर फुल स्टॉप लगाया, लेकिन इस बात की संभावना बन रही है कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के हश्र को देखते हुए गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए 50% सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा में हुए जो चुनाव के नतीजे हैं उनको देखते हुए 20 से 25 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है जिस तरह के लोकसभा चुनाव से जो सीख लिया, उन्हें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन
विधानसभा के चुनाव को आते आते उनको लग गया कि उनको साथ की जरूरत पड़ेगी, गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी भी रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी भी दिख रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 10 साल से लगातार अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, वो कश्मीर की सीटों पे बंटवारा नहीं चाहते। उनका कहना है कि 8 सीटें जो कश्मीर की हैं, उनमें 5 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े और 3 सीटें जो हैं सिर्फ कांग्रेस के खाते में जाए। आजाद पार्टी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करना ही काफी नहीं है। दरअसल पार्टी को एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा चाहिए जो न सिर्फ यूनियन टेरिटरी में पार्टी का न सिर्फ फेस हो, बल्कि उनका अपना एक जनाधार भी हो। ये चेहरा सिर्फ गुलाम नबी आजाद का ही है, जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में अच्छा रुतबा रहा, लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी सिफारिशों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 समूह का भी हिस्सा थे, जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता था। अब हालात बदल गए हैं। आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई करामात नहीं दिखा पाई। हालांकि यूनियन टेरिटरी के कई सीटों पर उनका अपना प्रभाव है, लेकिन जीत के लिए जादुई आंकड़े को छूने की संभावना उन्हें खुद भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की तरफ से उनकी घर वापसी की कोशिशें चल रही हैं। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया है। आजाद के अलावा कांग्रेस में 5 अन्य नेता भी शामिल हो सकते हैं। DPAP नेता और पूर्व वित्त मंत्री ताज मुहिउद्दीन, पूर्व विधायक गुलजार अहमद वानी, पूर्व विधायक पीर मंसूर, पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्ते से आजाद की कांग्रेस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही हैं। न उन्होंने गांधी परिवार को और न ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट किया है। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ 77 ईयर में लोग चुनने जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट में आपको बता दिया उन्होंने कि चीफ मिनिस्टरों को हरा के एक इंडिपेंडेंट को जो जेल में है उसको जिता दिया। लोग इसलिए चाहते हैं पार्टिसिपेट करना कि ठोक बजा के अपने नुमाइंदे को असेंबली में भेजे, ताकि उनकी रहनुमाई कर सके और एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को खत्म करके एम्प्लॉयमेंट की बात करे, टूरिज्म सर्किट को इम्प्रूव बात करे और जम्मू कश्मीर किस तरह से खुशहाली की तरफ चले और ये पाकिस्तान की तरफ मुंह देख के यहाँ सियासत मत करे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है, हमारे बॉर्डर्स को देखने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है, किससे कब बातचीत करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज बेटर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मुख्य धारा की पार्टियों के पास कोई बड़ा मुद्दा शायद है नहीं, लिहाजा पुराने रागों को ही अलापा जा रहा है। राज्य का दर्जा बनाम विकास के मुद्दे के केंद्र में आर्टिकल 370 है और इसको लेकर सियासत को नई धार दी जा रही है। बीजेपी के लिए यह विन विन सिचुएशन नजर आती है। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से वहां पर अब लोग विकास की बात करने लगे, भरोसे की बात करने लगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाने लगे और यह इसी का नतीजा है कि कश्मीर रीजन में भी बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रही है। 370 पर आर पार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के अपने फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव दर्ज हुए हैं और अब वहां पर पाकिस्तान या फिर अलगाववाद पर बात नहीं होती है। यूनियन टेरिटरी में अब विकास की बात होती है, बेहतर बदलाव की बात होती है, उम्मीदों को पूरा होने की बात होती है। जम्मू कश्मीर में दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव की बदौलत ही बीजेपी वहां पर बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा जो अपनी रणनीति तैयार की है, उसमें उसने कश्मीर में 25 और 22 का फार्मूला बनाया है। दरअसल बीजेपी ने कश्मीर की 25 सीटें अपने पास रखते हुए बाकी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। उधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मैनिफेस्टो में वादा किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा, अगर NC सत्ता में आती है तो पार्टी राज्य की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की बहाली के लिए लड़ेगी। पार्टी ने घोषणा की है कि चुनाव जीतने पर स्वायत्तता प्रस्ताव लागू करेंगे। दरअसल जून 2000 में तब की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने राज्य में 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस महज स्वायत्तता की ही बात नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को माफी देने के साथ ही 5000 रुपए सामाजिक पेंशन देने का भी वादा किया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी इतिहास बन चुकी है।
और युवाओं को गुमराह करने की अलगाववादियों की नीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों को तूल दे रही है जो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है और जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई सोच और नए नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अपने पुराने राग को अलाप रही है और बीजेपी इसी आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की तैयारी में है। इससे किसी को फायदा नहीं मिलेगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। चुनावी मुद्दा है, नून मिर्ची लगा के आप मैनिफेस्टो में कुछ चीजें डालिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया उसके आगे कोई बातचीत नहीं है। ये जो चीज चलेगी वो वापस नहीं आएगी। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 371 को रिस्टोर करने की बात करें जो हमारी जमीनों को, हमारी नौकरियों को तहफ्फुज दे सके, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो चीज है नहीं, जिसको संभाला नहीं, उसकी चर्चा करना फजूल है। तो जीते कोई भी, लेकिन ये चुनाव बदलाव का चुनाव तो है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में ना पाकिस्तान की बात होती है ना अलगाववाद पर चर्चा होती है। यूनियन टेरिटरी का मुद्दा बदल चुका है। विकास और विश्वास के जिस राजनीति की शुरुआत आर्टिकल 370 हटने के बाद से हुई वो अहम हो गई है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि यूनियन टेरिटरी की मुख्यधारा की पार्टियां अब मतदाताओं की पहली पसंद नहीं रह गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूनियन टेरिटरी के मतदाताओं ने नतीजों के जरिए जो मैसेज दिया वो इस बात की पुष्टि करता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूनियन टेरिटरी के मतदाताओं ने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग अब नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं। क्या है सियासी मिजाज? जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद और पहली बार यूनियन टेरिटरी में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर बीजेपी ने 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई। बीजेपी का फोकस खासतौर पर राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में है। यहाँ पहाड़ी समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने और हाल ही में गुज्जर नेता चौधरी जुल्फकार अली को पार्टी में शामिल किए जाने से पार्टी की संभावनाओं में इजाफा होने की उम्मीद है। बीजेपी का टारगेट इन जिलों की 8 विधानसभा सीटों में से कम 5 पर जीत हासिल करना है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। परिसीमन के बाद जम्मू रीजन में 6 और सीटें जुड़ जाने से राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। बीजेपी जम्मू क्षेत्र में मजबूत है। 34 विधानसभा क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीपी, 14 विधानसभा क्षेत्रों में इंजीनियर राशिद और 1 विधानसभा सीट में सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई। सज्जाद लोन कश्मीर के उत्तर में प्रभावी नेता है और उनकी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखती है। वे पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से यहाँ का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। लोग तमाम राजनीतिक दलों से अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय जानना चाहते हैं और इस बात की तसल्ली भी चाहते हैं कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे। अलगाववाद की बात करने वाली पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उससे इसकी पुष्टि होती है। रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि जमहूरियत को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। यूनियन टेरिटरी की मुख्य धारा की पार्टियों के लिए ये एक बड़ा मैसेज है और इस बार के चुनावी नतीजों में इसका साफ असर दिखने की उम्मीद की जा रही है। जितना खूबसूरत मौका भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस डेवलपमेंट करके दिया था, भारतीय जनता पार्टी का लोकल कैडर और भारतीय जनता पार्टी के वो एडवाइजर फेल हो गए उसको कैच करने में। वो चीजें जो डेवलपमेंट की यहाँ हुई थी उसको पॉपुलराइज करने पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल हुई है और उसका फायदा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कांग्रेस के अलायंस लेगी। इससे पहले भी 2014 में जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से मिला था और जब कुछ चीजें रिवर्स हो रही है जो मैं ऑन ग्राउंड देख रहा हूँ वो कटसी भारतीय जनता पार्टी। धारा 370-35 से टूटने के बाद अब भाजपा को लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का जनाधार बड़ा है, जिसको देख के लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। इसको लेकर वो कश्मीर में 25-22 के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, यानी कि 25 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और लग रहा है कि 22 सीटों पर निर्दलियों को वो मदद करेंगी ताकि कल को सरकार बनाने में उनकी मदद हो सके। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एक बार फिर से 370 और 35 को वापिस लाएंगे और उसके अलावा ऑटोनोमस प्रपोजल को भी लाएंगे, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति एक बार फिर से जम्मू कश्मीर बहाल होगी।
ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा किस तरह से किसकी नीति साबित होती है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीति में उठापटक शुरू हो गई, इसको देख के लग रहा है कि आने वाले चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन एक दशक बाद यूनियन टेरिटरी में होने वाले चुनाव में विपक्षी दलों के पास आर्टिकल 370 के सिवा कोई बड़ा मुद्दा शायद ही नहीं। वो बीजेपी के खिलाफ इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और यही बीजेपी का सबसे मजबूत पक्ष है। दरअसल बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के लोगों को मिले फायदे का पूरा हिसाब किताब है और वो इसे चुनावी प्रचार अभियान में पेश करने वाली है। वादी में चुनाव 370 पर तनाव के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए, हर अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।